हाय CSJMU LLB BLLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSJMU LLB BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट का पेपर होता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन टॉपिक्स को पढ़ के आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आई नो गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए होंगे एंड आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे एंड आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि यार ये जो टॉपिक्स बताएगा क्या सही में आएंगे, एंड आपको ये भी डाउट्स आ रहा हो कि कैसे क्या लिखना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, मैं समझ रहा हूं, मेरे साथ भी थी एंड आपके साथ भी तो मैं उसी तरह से आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा एंड पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर आउट करूंगा। बट उससे पहले आपके साथ में, मुझे नहीं लगता कि आप में से काफी सारे लोग मुझे जानते हैं या जानते होंगे, तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं देना चाहूंगा अपना और अपने इस चैनल का, ताकि आपका और मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके, एक दूसरे के बारे में जान सके। सो गाइज, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड मैंने इस यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू की शुरुआत 2020 में करी थी एंड तब से लगा के अब तक विद इन 5 ईयर जो हमारे कंप्लीट हुए उसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ लॉ स्टूडेंट जो CSJMU LLB BLLB एंड अदर जो यूनिवर्सिटी से उनको मेंटोर करा है, गाइड करा है एंड उनके जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव कराने में पूरी हेल्प करी है। एंड कई सारे स्टूडेंट ने हमारे साथ जुड़ के कई अपने मार्क्स को इंप्रूव करा है, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके हमारे मार्क्स को इंप्रूव करा। यहाँ मैं कोई क्लासेस का प्रमोशन नहीं करने वाला, बट अपने बारे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे साथ कई सारे जो हमारे AIB का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार का, उसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को मेरे साथ जुड़े हैं एंड उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक करा है। सेम ऐसा ही कई सारे एग्जामिनेशन हुए हैं, मैंने जुडिशरी एग्जाम के लिए भी मैं गाइड करता हूँ एंड कई सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड करा हुआ है। सो इसी के साथ थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने की कोशिश करी एंड मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में कमेंट बॉक्स में दें कि आप कहाँ से LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं एंड आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि हमारा और आपका एक स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन बन सके, हम एक दूसरे के बारे में जान सकें एंड मैं आपको सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या लिखना, कितना लिखना एंड कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज टॉपिक बताने वाला हूँ, हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग पढ़ भी चुके होंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जैसे ही LLB या BLLB में एडमिशन लेते हैं तो आपकी चाहत बस कुछ ही सब्जेक्ट को पढ़ने की होती है। उनमें से एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एंड बाकी आपके क्रिमिनल लॉ, IPC, CRPC एंड एविडेंस, ये 3-4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने की तमन्ना रहती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। तो उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका आ चुका है, तो देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को ज़रा ऑन कर लेता हूँ ताकि आपके सामने मैं शेयर आउट कर सकूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या क्या हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली, मैंने देखो आप लोग भी क्या करना मेरी तरीके से, देखो व्हाइट पेजेस में मैं हमेशा लिखने की कोशिश करता हूं और साथ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट है इसके ऊपर हम लोग जाते हैं एंड देखते हैं हमें क्या करने की जरूरत है। तो देखो, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारे सामने 3 टॉपिक आते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं कहते हैं। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति जिसको हम लोग कहते हैं, प्रकृति क्या है संविधान की, भारतीय संविधान की। एंड प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं संविधान की। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक्स हैं, तीनों टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम लोग कैसे कंप्लीट डाउन करें। तो देखो, कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सा, अगर मैं इसमें से एक टॉपिक जो आपको बताऊं जो आपके इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांस है, 100% चांस है, तो उसमें से मैं चुनूंगा ये साइलेंट फीचर्स आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, इसको आप लोग कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ उनमें 95% श्योर हूँ इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसको आप लोग कर लें। अब इसमें क्या क्या लिखना है सर, तो देखो साइलेंट फीचर्स में आपको सबसे पहले तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना हाफ पेज में। फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन है, अनरिटन है, रिगिड है, फ्लेक्सिबल है, कहाँ कहाँ से लिया गया, एंड जितना भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, जितनी भी सब हेडिंग आप बना सकते हैं एटलीस्ट लिखने की कोशिश करें। एंड इसको मिनिमम आप लोग 4 पेजेस में लिखना, जाके इसको 4 पेजेस से कम कोई भी लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है। शॉर्ट कोई आंसर आपको फर्स्ट 1 पेज का एंड लॉन्ग आपको मिनिमम 4 पेजेस का लिखना, इससे कम में बात नहीं चलेगी, ठीक, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक। इसके बाद नेचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल की अगर बात करें तो नेचर, अगर मान लो देखो समय बहुत कम है, ठीक, एंड हम लोग इस समय में सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ नहीं सकते एंड अगर हम लोग उम्मीद करेंगे हम लोग 80-90% ले आएंगे 4-5 दिनों में पढ़ के, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक। तो देखो, मुझे मालूम है कि आप लोग CSJMU जो करें बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो पहले से पढ़ाई करेंगे, बाकी सब तो अब उठे होंगे सो गए कि अब हमें पढ़ना है। तो देखो, नेचर जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हमें बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक।
नेचर को कर लेना। अब देखो कई बार क्या होगा कि नेचर क्या है, देखो हम अगर ना कर पाए, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, देखो जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जब आप साइलेंट फीचर करेंगे तो उसी में आप प्रीएम्बल ऑफ को भी ऐड ऑन करेंगे एंड नेचर के भी कुछ टॉपिक्स आप ऐड ऑन करेंगे। तो अगर कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि अगर आप साइलेंट फीचर कर लेंगे तो आपका नेचर और प्रीएम्बल अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना, पहली यूनिट से सिर्फ आपको साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लेना एंड मान के चलिए आपको 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक। 20 से 25 मार्क्स आपको मिल सकते हो, क्योंकि जो नेचर के अंडर आप रिगिड है, फ्लेक्सिबल एंड साथ ही साथ मैंने कुछ और भी लिखा था, मैं जस्ट आपको यूनिलेटरल है, फेडरल है एंड जो भी आपके टॉपिक्स थे मैं एक बार बता दूं, फेडरल स्ट्रक्चर का है एंड इसके साथ ही साथ आपका क्या है, यूनिटरी है। ये सारी चीज़ें आपकी आती है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं। संघात्मक संविधान या एकात्मक संविधान जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको साइलेंट फीचर्स में कवर अप कर लेनी है, ठीक। इसी के साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो वही भाई साइलेंट फीचर वाली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक में लिख देना जाके, ठीक। वही सारी चीज़ें विशेषता है, अगर आपसे पूछे तो बस हेडिंग चेंज कर देता है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, कितना लिखना मैंने वो भी आपको बता दिया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आता है, जो क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे मैंने जो आपके क्वेश्चन बनाए, मैंने आपको सिलेबस को थोड़ा ब्रेक डाउन करा। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी चलता नहीं हूँ, सिलेबस का ही पार्ट लेता हूँ, जितना होता है आपके सिलेबस में उसी को बढ़ाता है। लेकिन तो सिलेबस में कई बार बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है जो कि हम लोगों की समझ से परे होती है, हम लोगों को समझ ही नहीं आता क्या करना। आप सभी लोग CLA CLP से पढ़ रहे होंगे एंड इतना डिटेल में पढ़ रहे होंगे, एक ही टॉपिक को पढ़ने में आपको समय लग रहा होगा। तो भाई अभी भी बता रहा हूँ कि CLA CLP को बस नॉर्मली पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, जाकर ना परेशान हो जाओगे, नंबर कभी नहीं ला पाओगे एंड बैक जरूर लगेगी। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि CLA CLP आप लोग ज़्यादा पढ़ें। हाँ, एक रेफरेंस के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी आज आपके पास इंटरनेट है, AI, उसके थ्रू आप उसका यूज़ करें। कितना लिखना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे नोट्स बनाना। देखो पार्लियामेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक। पार्लियामेंट के बारे में तो देखो, पार्लियामेंट के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास पार्लियामेंट का आ गया, ठीक। तो मैं इसके पॉइंट वाइज ही मैं लेकर चलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। तो देखो पार्लियामेंट में क्या पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत परेशान होंगे, पार्लियामेंट के बारे में परेशान मत हो भाई, संसद की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको संसद कहते हैं, ठीक। तो संसद के बारे में हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें लोकसभा और जो राज्यसभा है इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बताया अबाउट पार्लियामेंट, अबाउट यानी पार्लियामेंट का मतलब क्या, पार्लियामेंट क्या होता है एंड उसके अंदर आपको जो लोकसभा राज्यसभा आता है, तो लोकसभा किसको कहते हैं, राज्यसभा किसको कहते हैं, राज्यसभा लोकसभा के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना। लोकसभा राज्यसभा में अभी हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ये इसको छोड़ दो अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि जो यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो ये दो चीज़ें अभी छोड़ दो। जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जाके, ठीक। फिर यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है, गठन कैसे होता है, इसको आप लोग पढ़ना है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये हेडिंग्स आपको कंप्लीट करनी है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, जो आपका पार्लियामेंट का टॉपिक है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपका लॉन्ग आएगा ही आएगा, अभी लिख के ले लो, पार्लियामेंट से रिलेटेड आपका लॉन्ग का क्वेश्चन आता ही आता है, इन्हीं में से आता है, ठीक। इसके बाद आपका पार्लियामेंट में एक टॉपिक आता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य होते हैं, अब उनके बारे में, जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट पावर छोड़ी थी, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक। जो भी मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट के होते हैं इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, आप सभी को मालूम है, आप लोग खुद इनको इलेक्ट करके रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं। फिर इसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, योग्यता क्या होती है, फिर इनको डिस्क्वालिफिकेशन कब किया जाता है, अयोग्यता कब इनको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, ठीक, अयोग्य घोषित किया जाता है। इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इनकी उन्मुक्तियाँ क्या होती है, इनके प्रिविलेज विशेष अधिकार क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो आपको 1 2 3 4 5 हेडिंग बताई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, 5 याद रखना, इन 5 में से मिनिमम आपको 3 हेडिंग्स आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो जितना बता रहा हूँ उतना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एंड जितना मैं बता रहा हूँ इसको या तो गूगल से पढ़ना या यूट्यूब पे वीडियो सर्च आउट करके पढ़ना, CLP से मत पढ़ना जाके, वरना नहीं कंप्लीट कर पाओगे। वो एक ही टॉपिक को आप देखना जाके, एक टॉपिक को वो 10 जगह 10 आंसर में बांट के वही भाई सब फैला रहे हैं। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा रादर देन क्वेश्चन पर क्वेश्चन। हम हमेशा टॉपिक पे बिलीव करते हैं कि आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, ना कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कभी नहीं पास हो सकते, कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। प्रोसीजर टू पास ए बिल इन पार्लियामेंट, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग का क्वेश्चन है कि प्रोसीजर, बाकी सब जो मैंने बताया उनसे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आ जाता है, बट यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग में आता है। अगर आता है प्रोसीजर, संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कितने सारे स्टूडेंट ने अभी जो लॉस पास हुए हमारे पार्लियामेंट में उनकी प्रोसीजिंग देखी है, अगर नहीं देखते तो प्लीज़ देखा करो, सारी चीज़ें आपको करनी होगी। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको अब एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है एंड पार्लियामेंट की जो भी चीज़ें हुआ करें उसको नोटिस किया करो।
अब इसी में हमारा कहा जाता है किस टाइप के बिल हम लोग पास करते हैं। एक आपका आता है ऑर्डिनरी बिल पास करना, एक मनी बिल, एक फाइनेंशियल बिल। तो 3 तरह के बिल आप समझ सकते हैं। इन 3 बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड इनका थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर आपको देख लो। इनको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना आपको। एग्जाम में देखो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते हो। क्या आपको आप मजाक समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन को 6 महीने सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीने में आप कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दो, मजाक है क्या? जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इतना समय लगा। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना समय लगा था? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना समय लगा था। जिसका आंसर सही होगा उसकी कमेंट में पिन करूंगा, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना समय कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है। मैं अपना बताता हूँ, मैंने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कंप्लीट कर रखी। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 12 मंथ लगे हैं, 12 मंथ। बिल्कुल मैं देखो सीधा सा फंडा है, लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे जाके, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक वर्ड, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना होता है एंड मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही। अब यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है भाई साहब, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे लॉ से रिलेटेड, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ना है, ठीक। तो यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह देखो, जो लोग स्किप करके वीडियो देख रहे होंगे ना, वो यहाँ पे गच्चा खाएंगे। सुनो कैसे, वीडियो स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे जो हमारा यूनियन की चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक, जितनी भी यूनियन की चीज़ें यूज़ होंगी। हाँ, अरे यार ये पेन से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ यार। यूनियन वाली जो भी चीज़ें हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक। अब यूनियन और स्टेट वाली चीज़ें, ये दोनों की, स्टेट वाली जितनी भी चीज़ें, हाँ, ये सिर्फ हमारे जो बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट उनके लिए हैं। तो यूनियन एंड स्टेट किसको पढ़ना है? बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। एंड सिर्फ यूनियन किसको पढ़ना है? एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एंड एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, माफ करना। अब यहाँ पे यूनियन में कौन आता है, स्टेट में कौन आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग गलत होगी, इसको हटाओ यार यहाँ से। यूनियन में आपके कौन से आ जाएंगे? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक। एंड टू एंड एक्सटेंड आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, ठीक। एंड आपके स्टेट में कौन आ जाएंगे? गवर्नर। एंड उसके बाद एक और उनके जो अंडर में गवर्नर रहते हैं, आप लोग कमेंट करना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे यूनियन में, तो ऐसे ही गवर्नर के जो वाइस होते हैं उनको क्या कहते हैं बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, स्टेट में। फिर उसके बाद आपके सीएम आ जाते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फ्रेम होंगे, आप लोग मान के चलिए। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर प्लस वाइस प्रेसिडेंट, इन 3 शब्दों को याद रखो। प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर एंड प्लस वाइस प्रेसिडेंट। एंड जो गवर्नर शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट सुने, बाकी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को सुनने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको अपॉइंटमेंट पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, इस बार भी लिख के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी का। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो आपका प्रेसिडेंट होता है, इसका प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं या महामहिम, इस समय वैसे हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है मैम, बताइए आप लोग जरा कमेंट करके, इस समय हमारे हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट कौन है? तो जो हमारी प्रेसिडेंट होती हैं, मैं होती इसलिए बोला क्योंकि इस समय महिला है हमारे यहाँ की, देश की राष्ट्रपति जी हैं, तो उनको सम्मान के साथ हम कहेंगे कि इस समय जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स करके उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही हमारा गवर्नर का एंड वाइस प्रेसिडेंट का कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेजरली आपको जो पता करना है वो प्रेसिडेंट का जरूर पता करना है। गवर्नर का जिनको पता करना है, प्रेसिडेंट का पता करना, दोनों का वो सिर्फ बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का होला। अब बार बार मैं बोलूँगा नहीं, अच्छे से समझ लेना, ठीक। फिर यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्डनिंग पावर। देखो अगर मैं आपको 2 से 3 चीज़ें कहूँ कि आपसे इस यूनिट से पूछी जा सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो मैं आपसे एक चीज़ बताऊँगा, पता है क्या? प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट एंड प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट की पावर यानी शक्तियाँ, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसी होती है, प्रेसिडेंट की जो संवैधानिक कह सकते हैं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, हाँ संवैधानिक प्रावधान, 3 चीज़ें, ये इन तीनों से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। एंड अगर आप बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से तो वहाँ पे गवर्नर एक ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक। तो ये सेम क्वेश्चन आपके बनता है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो प्रेसिडेंट की कुल कितनी पावर होती है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, ठीक। इसमें से आपसे एक डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन प्रेसिडेंट पावर, ठीक, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तब आपको एटलीस्ट 5 to 6 पावर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी, ठीक। एटलीस्ट यहाँ पे मैंने 2 लिखी, वो क्यों लिखी वो भी मैं आपको बता। सारी पावर उनकी कौन कौन सी, एक उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है अध्यादेश, एक उनकी पार्टनरिंग पावर है जो मैंने क्षमा प्रदान करने के लिए कहा, एक उनकी पावर होती है कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श करने के लिए, जिसको हम लोग जुडिकल पावर भी कहते हैं, एक उनकी एग्जीक्यूटिव पावर
पावर होती है, एक उनकी लेजिस्लेटिव पावर होती है एंड एक उसकी मिलिट्री पावर होती है, यानी टोटल 6 पावर ही होती है। मैंने यहाँ पर 7 मेंशन की, टोटल 6 पावर होती हैं एक प्रेसिडेंट के, ठीक। तो इन 6 की 6 पावर में से एटलीस्ट आपको 5 पावर पता होनी चाहिए एंड इन 5 पावर में से इन 2 पावर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड पार्डनिंग पावर, कतई मिस नहीं कर सकते हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, जो BLLB फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, हाँ ध्यान से सुन लेना, सेज में आपको जो जुडिकल पावर होती है प्रेसिडेंट की वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही साथ एक इसकी लेजिस्लेटिव पावर भी आप लोग कर लेना। तो अगर मैं 5 पावर आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने 2 लिखी है तो 100% करनी है, कोई वो नहीं। बाकी 3 आप क्या कर लेना, जुडिकल पावर कर लेना, एक लेजिस्लेटिव पावर एंड एक एग्जीक्यूटिव पावर कर लेना। मिलिट्री पावर इसकी तब यूज़ में आएगी जब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे चल के, ठीक। अब यहाँ पे गवर्नर का अगर पढ़ रहे हो तो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग, एग्जीक्यूटिव पावर, पार्डनिंग पावर, वही सारी पावर होती हैं, प्रोसीजर एंड अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें वही, ठीक। तो चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है, ठीक। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आ जाता है, अब इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हमें क्या पढ़ना है उसकी बात देख लेते हैं। तो देखो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सबसे पहले संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। अब इस संवैधानिक स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, एक तो रिलेशनशिप देखेंगे, संबंध, किसके किसके संबंध देखेंगे एंड यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देख लो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक हो सकता है LLB में आ जाए, एक हो सकता है BLLB में आ जाए, इन दोनों में से कोई किसी में आ सकता है। लेकिन LLB में अगर आएगा तो सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का बता दो। BLLB में ये भी आ सकता है, गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट का बता दो। देखो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक। एंड इसी के साथ गवर्नर जो आपके राज्यपाल होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट जो आपके राज्य की सरकार होती है, इनके बीच में क्या संबंध होता है एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति आपको बतानी है एंड ये आपको नहीं करना, पार्टी प्राइम मिनिस्टर, ये आपको नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा एग्जीक्यूटिव वाला मामला स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मान के चलिए आप BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए तो चीफ मिनिस्टर भी होता है, बट मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, इतना समय नहीं, तो आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही पढ़ें, ओके। चीफ मिनिस्टर के बारे में भी आप मत पढ़ें, सेम ही होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे नाम एंड कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। आप लोग देखना चाहें तो देख लें, जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वही मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में होती है, बस कुछ चीज़ें चेंजेस होती है। आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। आप जब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का देखें तो बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं आदरणीय, तो उनकी क्या क्या पावर हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, एक आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक। अब पावर्स में हमारे पास बहुत सारी गलत फहमी होती है। अभी तक तो आप लोगों को जो भी न्यूज़ वगैरह मीडिया में पढ़ रहे होंगे उन्हीं चीज़ों पे आप लोग बिलीव करेंगे, बट अब अगर आप पढ़ेंगे जाके तब आपको पता चलेंगी कि एक्चुअली एक PM की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमने वोट दे दिया है एंड हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको कैसे इलेक्ट करा जाता है इसका भी एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग उसको रीड आउट करना एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर एंड अपॉइंटमेंट, ये आपका एग्जाम में आता है, लिख के ले लो, आता है एग्जाम में कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा, या BLLB में या LLB में। मैं इसलिए सारे टॉपिक्स लेके आऊँ क्योंकि अब मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि LLB में कौन सा आएगा, BLLB में कौन सा आएगा, लेकिन हाँ ये दोनों पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग पेपर देख लेना जाके, इन्हीं से क्वेश्चन आपके आने वाले। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी मुझे पता है, बट फिर भी चलता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, इससे आपका डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक, देख लेना। अब इसके बाद एक जो यूनिट आ रही है, आहा मेरी फेवरेट यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हैरान हो जाते हो, कहते हैं भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकता हूँ। तो चलिए आप नहीं पढ़ सकते, हम तो हैं ही आपकी जगह बताने के लिए आपको कि आपको क्या करना है, ठीक। सबसे पहले यहाँ से आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डॉक्ट्राइन। अब यहाँ पे 3 डॉक्ट्राइन आपके दिए हुए हैं, ठीक, सिद्धांत जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। एक आपका टेरिटोरियल नेक्सस का क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, एक आपका कोलैबोरेटिव लेजिस्लेशन का छद्म विधान, एक पिथ एंड सब्सटेंस का तत्व और सार। 3 डॉक्ट्राइन दिए हैं, 3 में से 1 या 2 एटलीस्ट एक तो आपके एग्जाम में आएगा एंड तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप छोड़ नहीं सकते हैं कैसे भी, एनी हाउ, भले कम करो, डिटेल में मत करो, लेकिन करके जाओ। मेरा कहना है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके जाना है, ठीक। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। केंद्र तथा राज्य की विधेयक शक्तियों के बारे में बताओ। अब भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक आपकी
आपकी राज्य की सरकार है, मान लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो हमारी जो राज्य की सरकार उत्तर प्रदेश है एंड जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो, अभी तो फिलहाल दोनों बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उन दोनों के बीच में कैसे जो पावर होंगी, जो शक्तियाँ होंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका आप कह सकते हैं विभाजन, कह सकते हैं वितरण, सॉरी वितरण, विभाजन तो अलग, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर आती है आपकी रेसिड्यूसरी पावर, आविष्ट विधायी शक्ति, जिससे आपसे कई बार अगर ये नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे कहेगा कि डिफाइन रेसिड्यूसरी पावर ऑफ स्टेट या ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो मैं बता रहा हूँ ये हवा में नहीं बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस लेके बता रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को पास करा के ये सारे टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इन टॉपिक्स को करना। इसके बाद एक हमारी आ जाती है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अब देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जब लास्ट में गए होंगे शेड्यूल वगैरह में, तो आपने पढ़ा होगा आपकी कंकरेंट लिस्ट है, आपकी स्टेट लिस्ट है, तो यानी जो पार्लियामेंट होता है लेजिस्लेशन का, उसके पास स्टेट की एक लिस्ट होती है जिसमें स्टेट के जो स्टेट अपने जो लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें अपने दायरे में कानून वगैरह बना सकता है, तो उसमें जाके पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो हस्तक्षेप कर सकता है भाई स्टेट की लिस्ट में। वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ से। अब यहाँ से आपका एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला इमरजेंसी प्रोविजन से, और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि कौन सा वो क्वेश्चन हो सकता है। एक मिनट जस्ट आप मुझे दें, कहाँ गया यार, मेरे पेजेस सारे गायब हो जाते हैं यार, बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों से यार, मेरा कहाँ इमरजेंसी वाला प्रोविज़न यार, एक मिनट मुझे दो यार, मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों को तो लिख के लाता हूँ, अपने लिए भी पढ़ाई करता हूँ यार। ओके मुझे मिल नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट मिल गया यार। चलो आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो आपका इमरजेंसी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपातकाल, एंड इससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आता है। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक आपकी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी बेसिकली आपको जो BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही आती है, LLB फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत रेयर चांस है कि आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आपकी आती है शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी आ जाती है वित्तीय आपातकाल को समझाइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इमरजेंसी में पढ़ना क्या है, आप डालो जाके CLP खोलो जाके, उसमें भाई 4 5 6 7 पन्ने होंगे, उसको रटो जाके, ऐसा नहीं होता है ना सर। नेशनल पहले तो हमें इमरजेंसी क्या होती है, फिर इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है, इमरजेंसी कौन लगाता है, क्या प्रोसीजर है, ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हेडिंग्स बनाओ, ठीक। फिर इसके बाद में इमरजेंसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे हमने स्टेट इमरजेंसी लिख दिया, इसको काट दो यार, यहाँ पे सिर्फ स्टेट इमरजेंसी नहीं सारी इमरजेंसी की बात हो रही, को आपको इमरजेंसी में पढ़ना क्या क्या है, इमरजेंसी के डिटेल्स, कोई भी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, उसमें 3 हेडिंग्स आपको कर लेनी है। मेजोरिटी ऑफ द 3 हेडिंग्स अगर करके नहीं जाओगे तो बड़ा पछताओगे, जो गाना नहीं आता मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, तो ये चीज़ याद रखना, अगर इन हेडिंग्स को छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, मेरी बातें आपके एग्जाम में गूंजेंगी। एक आपको इफेक्ट कर लेने हैं, रिवोकेशन एंड ड्यूरेशन। अब इफेक्ट मान लो नेशनल इमरजेंसी लग रही जो हमारी 1975 में लगी थी, ठीक, आप लोग सुनते ही मीडिया में इतना उसका वो होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो वो जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसका इफेक्ट क्या था, प्रभाव क्या था, एक पॉइंट नंबर 1 ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव होता है, या फाइनेंशियल या स्टेट इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी उसका क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट क्या। दूसरा रिवोकेशन, अगर इमरजेंसी लग गई तो क्या हम बोल देंगे कि इमरजेंसी हटा दो, हट जाएगी, नहीं, उसका भी प्रोविज़न होता है। तो वो प्रोविज़न क्या होता है, रिवोकेशन हटाना, इमरजेंसी कैसे हटाई जाती है, इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इमरजेंसी की ड्यूरेशन कितने, तो समय सीमा अवधि कैसे, ऐसा नहीं कि मैंने इमरजेंसी बोल दिया और जब तक मैं चाहूँगा तब तक, लेकिन उसकी भी एक ड्यूरेशन होती होगी ना, क्या टाइम पीरियड होती होगी, तो वो आपको करने। एंड डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ जाता है, आपसे कह देगा कि डिफाइन दिस 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 दिस, बात खत्म। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, प्रोक्लेमेनेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की उद्घोषणा, जो मैंने आपको बताया थी कि कैसे घोषणा करी जाती है इमरजेंसी की, कैसे क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। इसके बाद इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो इफेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ या अलग से मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख ली है, देखो जो इफेक्ट्स आप पढ़ेंगे जाके, प्रभाव पढ़ेंगे इमरजेंसी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका आएगा, जो फंडामेंटल राइट जो आपके होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस पर क्या वहाँ प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट और लॉन्ग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एंड इसके बाद एक आपका आता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जो आपकी प्रेसिडेंट की पावर्स होती है उसी में आपका प्रेसिडेंट रूल आता है, ठीक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट में आ सकता है।
इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच ग्राउंड प्रेसिडेंट मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी स्टेट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूलभूत अधिकार पढ़ रहे हैं अगर, हाँ, तो अभी आपको ये नहीं पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ दोस्तों आप सभी आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि यार आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताओ। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको इस क्लास की मास्टर क्लास चाहिए एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, तो मैं नीचे फॉर्म के लिंक दे रहा हूँ, फटाफट से जाओ, जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उन सभी से फॉर्म फिल आउट करो। मुझे पता चलना चाहिए, सॉरी यार, कि कितने स्टूडेंट सीरियस हैं स्टडी को लेकर, तभी मैं आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जितने ज़्यादा तुम लोग फॉर्म फिल आउट कराओगे स्टूडेंट से, उतनी ज़्यादा मैं वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें पूरा सर्वे कि किस सब्जेक्ट की किस स्टूडेंट को कितनी चाहिए। तो फटाफट से जाओ, वो फॉर्म के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्म खुद भी फिल करो एंड अपने जितने भी स्टूडेंट को फिल आउट करो, ताकि एक ग्रुप ऑफ सर्कल में आपका क्रिएट कर सकूं एंड फर्स्ट सेमेस्टर से आपके लास्ट सेमेस्टर तक आपके लिए अच्छी स्टडी प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।